अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसईओ के कंपोनेंट्स या उसके 3 पिलर्स और उनको हम वन बाय वन डिफरेंट वीडियोस के पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि एसईओ क्या है। एसईओ बेसिकली वो प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन की रैंकिंग में टॉप रिजल्ट्स में शो करना चाहते हैं और उसके लिए बहुत सी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। वो एफर्ट्स कौन कौन सी हैं? तो बेसिकली सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एसईओ के 3 पिलर जो हैं वो कौन से होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि एसईओ के 3 कंपोनेंट हैं, टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, या इनको 3 पिलर्स ऑफ एसईओ भी कहा जाता है। लेकिन देयर आर अदर एक्सपर्ट्स, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका मानना ये है कि बेसिकली एसईओ के 2 आस्पेक्ट हैं, यानी ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। और जो टेक्निकल एसईओ है वो ऑन पेज का एसईओ का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑन पेज के साथ लिंक्ड हैं, तो इसलिए वो उसको ऑन पेज एसईओ का ही पार्ट कहलाते हैं, समझते हैं। तो अब यहाँ पे इट डज़ंट मैटर, जो आपको बेहतर लग रहा है, जिसके लिए आप ज़्यादा कन्विंस्ड हैं, आप उस फिलॉसफी को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन को, लेकिन हमारा मानना भी है कि टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आपस में लिंक्ड हैं। तो टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज के अंडर आना जो है वो इलॉजिकल नहीं है। तो टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि ये वो प्रोसेस है कि जिससे आपकी जो वेबसाइट है या आपका जो ब्लॉग है या आपके ऑनलाइन जो भी पेजेस हैं वो कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को मीट करें, जो कि मॉडर्न जो सर्च इंजन्स हैं वो कहते हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, और आपकी वेबसाइट उन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को मीट करे ताकि आप ऑर्गेनिक रैंकिंग्स में ऊपर की तरफ आ जाए। तो ये बेसिकली पर्पज़ होता है। अब जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं टेक्निकल एसईओ के, उसमें उसकी अपनी वेबसाइट को इतना इस काबिल बनाना है कि वो सर्च इंजन की क्रॉलिंग में, उसकी इंडेक्सिंग में, उसकी रेंडरिंग में, और जो है ना वो इजी हो एसईओ को, सर्च इंजन्स को अंडरस्टैंड करना, आपकी वेबसाइट को रीड करना, उसको क्रॉल करना, उसको इंडेक्स करना, उसके लिए बहुत आसान है। और इसमें साथ ही इन्वॉल्व होता है वेबसाइट का आर्किटेक्चर। इनको हम आगे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो ओवरऑल अगर आप देखें, जो टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन है ये बेसिकली आपकी वेबसाइट पे ही जो आपने कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट्स लानी है, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना है ताकि आपकी एसईओ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। बेसिकली ये ऑन पेज, यानी ऑन पेज पे जो कंटेंट है उसके साथ रिलेटेड नहीं है। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो वेबसाइट के पेजेस के बिहाइंड द सीन काम करती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि यूज़र्स को एज ए यूज़र आपको हमें नज़र नहीं आ रही होती हैं, लेकिन जो एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बैक ऑफ द पेज, जो वेबसाइट का जो पेज है उसकी बैक साइड पे ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही होती हैं। जो टेक्निकल एसईओ के बहुत से कंपोनेंट्स हैं, बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम कुछ मेन जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ जो है, जैसे पहले हमने डिस्कस किया वेबसाइट आर्किटेक्चर, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ है वो है साइट स्ट्रक्चर एंड नेविगेशन। टेक्निकल एसईओ ये कहता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका जो स्ट्रक्चर है और जो उसकी नेविगेशन है, यानी वेबसाइट जो है वो बेसिकली क्या है, इट्स द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और वेब पेजेस पे आप क्या करते हैं, आप कंटेंट रखते हैं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, और फिर आप उनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और ऑर्गेनाइज़ करके उनको एक वेबसाइट हम बना देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आपकी वेबसाइट जो है उसकी डिज़ाइनिंग होती है, उसका एक लॉजिकल फ्लो होता है। जैसे आप स्टूडेंट थे तो आप नोट्स बनाते थे, और नोट्स बनाते हुए पहले टॉप पे जो भी चैप्टर नंबर 1 के जो होते थे उसमें डेफिनेशंस होती थी, न्यूमेरिकल्स होते थे, जो भी होता था, और फिर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, और वो सब आपस में बेसिकली एक ही सब्जेक्ट के चैप्टर्स होते थे और आपस में लिंक्ड होते थे। आप उनको लॉजिकली नोट्स जो हैं वो अपने ऑर्गेनाइज करते थे। तो इसी तरह एक वेबसाइट है, वो भी आप समझ लें कि एक नोटबुक है, एक रजिस्टर है, जो कि आपस में, जिनके पेजेस आपस में कनेक्टेड होने ज़रूरी होते हैं। तो वेबसाइट जो है जब वो पुअरली डिज़ाइन होगी, यानी उसका जो आर्किटेक्चर होगा, उसकी जो नेविगेशन होगी वो समझ में नहीं आएगी, तो यूज़र्स क्या होंगे, जब वेबसाइट पे जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे, अच्छा मैं ये वाला पेज था, अभी मैं इसके बाद कौन से पेज पे जाऊंगा तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसलिए जो कन्फ्यूजन होती है वेबसाइट के स्ट्रक्चर से या उसकी ऑर्गेनाइजेशन से, वो आपकी एसईओ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो डालती है। इसलिए आपका जो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत आसान होना चाहिए और बड़ा लॉजिकल होना चाहिए। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप एक फ्लैट ऑर्गेनाइज्ड साइट का स्ट्रक्चर जो है वो बनाएं।
क्योंकि जब आपकी वेबसाइट जो होती है वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होती है, बड़ी लॉजिकल फ़्लो होता है उसका, तो गूगल उसको बहुत आसानी से अंडरस्टैंड करता है, पिक करता है, उसके रिज़ल्ट्स में उसको क्रॉल करना बहुत आसान होता है और फिर वो उसके लिए ऑफ कोर्स इंडेक्स करना भी बहुत आसान होता है। यानी आपकी वेबसाइट गूगल के स्टोर में फिर ऐड हो जाती है और अच्छे लफ्ज़ों में ऐड होती है। तो अब नॉर्मल अगर आपका एक छोटा सा ब्लॉग है तो उसको तो ऑर्गेनाइज़ करना इतना मुश्किल नहीं है। एक आपकी छोटी सी लोकल पिज़्ज़ा शॉप है, वो उसको भी ऑर्गेनाइज़ करना मुश्किल नहीं है। मसला तब आता है जब आपकी एक बड़ी ई-कॉमर्स साइट हो जिसमें तकरीबन 2,500 या हो सकता है कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनके लाखों के प्रोडक्ट्स हों, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करना और उसको फ्लैट स्ट्रक्चर में रखना बहुत बड़ी डील है, ये बहुत बड़ा काम है। तो सुपर ऑर्गेनाइज्ड वहाँ पे बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, वहाँ पे कंटेंट को, स्ट्रक्चर को सुपर ऑर्गेनाइज्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अमेज़न की वेबसाइट है, ज़ारा है, बड़े-बड़े जो आउटलेट्स हैं, कंपनीज़ हैं, नाइकी है, उनकी वेबसाइट्स को रखना बहुत मतलब एक बड़ी बिग डील है। अब इसी से रिलेटेड एक चीज़ होती है साइट मैप। साइट मैप बेसिकली आपकी वेबसाइट का ब्लूप्रिंट होता है, जो कि ये बताता है सर्च इंजन्स को कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस किस सीक्वेंस में या उस पर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है और किस किस सीक्वेंस में पड़ी हुई है। और इससे जो सर्च इंजन के जो क्रॉलर है ना, वो बहुत आसानी से उसको क्रॉल भी कर लेता है और उसको अपने पास इंडेक्स भी कर लेता है। और साइट पे जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं वो हमेशा उनके पास एक पेज, एक्स्ट्रा पेज होता है जिस पे उन्होंने अपना साइट मैप जो है वो बताया होता है। जैसे यहाँ पे अमेज़न को आप देख लें, अब अमेज़न बहुत बड़ी वेबसाइट है, यानी मेसी किस्म की वेबसाइट है, तो इसका जो साइट मैप है ना वो बताता है। जैसे कि एक होम पेज है मेन, अबाउट अस का मेन पेज है, अमेज़न इंटेलिजेंस के मेन पेज है और उसके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग का मेन पेज है और उसके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, कस्टमर सपोर्ट के अंदर ये चीज़ें आ रही। तो ये सारा जो है ये बेसिकली अमेज़न की जो साइट मैप है, ये उसमें बहुत आसानी से ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये मौजूद है अमेज़न की वेबसाइट पे। अदरवाइज़ इसको फ्रॉम द वेबसाइट दूसरे एंगल से, जैसे यहाँ से देखना और फिर ढूंढना, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख लें, ये अमेज़न की लिस्टिंग सर्विस है, ये उसकी वेबसाइट है और उसको उसका साइट मैप जो है ये बता सकते हैं। अब देखें यहाँ से अगर हम अमेज़न इंटेलिजेंस पे, अभी हमें नहीं पता कि इसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन हमें साइट मैप से पता है। साइट मैप से हम देख सकते हैं कि अमेज़न इंटेलिजेंस के अंदर ये वाली 4 इन्फॉर्मेशन, ये 4 पेजेस जो है वो मौजूद है। तो साइट मैप जो है ये आपकी वेबसाइट पे होना एक तरह से आपका एक प्लस पॉइंट होता है। इसी तरह ये एक वेबसाइट है फ्लिपकार्ट के नाम से, बड़ी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है और यहाँ पे देख लें ये जो पॉलिसी का पेज है ना, इसका पॉलिसी का सेक्शन है, इसके अंदर रिटर्न पॉलिसी, टर्म ऑफ यूज़, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और उसके अंदर उसने साइट मैप अपना दिया हुआ है। तो बहुत सी वेबसाइट ऐसे साइट मैप जो है वो अपना डिस्प्ले कर देती हैं यहाँ पे और यूज़र्स को भी बड़ी आसानी होती है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट का साइट मैप जो है वो सामने आ जाएगा। अच्छा, ये उसी से रिलेटेड अगर हम डिस्कस करें कि जो वेबसाइट्स होती हैं, जो बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, जहाँ बहुत इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैट मुमकिन नहीं होता, वहाँ बड़ा मेसी किस्म का स्ट्रक्चर होता है। और जब मेसी किस्म का स्ट्रक्चर होता है तो समटाइम्स ऐसे होता है, कुछ ऐसे वेब पेजेस रह जाते हैं या बन जाते हैं जिनको ऑर्फन पेजेस कहते हैं। ऑर्फन पेजेस का ये मतलब होता है कि ये पेज जो है ना बस एक अलग से है, ये किसी दूसरे पेज के साथ लिंक्ड नहीं है। तो इस चीज़ को जो है वो आपने अवॉइड करना है, मतलब ये एक चीज़ है, क्योंकि ये फिर इंडेक्स या क्रॉल करना सर्च इंजन के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हो सकता है ये पेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो इसलिए इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, robot.txt फ़ाइल होती है। ये वो फ़ाइल होती है जो कि वेबसाइट पे जब डिज़ाइन की जाती है, वेबसाइट बनाई जाती है, तो ये फ़ाइल जनरेट की जाती है। इस फ़ाइल में बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी वेबसाइट पे जो पेजेस हैं, जो आप चाहते हैं कि वो क्रॉलेबल हों, यानी वो सर्च इंजन को विजिबल हों, सर्च इंजन उनको क्रॉल करे, उनको इंडेक्स करे, वो आप शामिल करते हैं। लेकिन साथ ही आप कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो कि आप नहीं चाहते कि वो सर्च इंजन को शो हो, तो वो भी आप इसमें जो है वो मेंशन कर देते हैं और उसको डिसअलाउ या अलाउ कर देते हैं। ठीक है, तो आपने, यानी आपकी वेबसाइट पे जितने पेजेस हैं, robot.txt फ़ाइल वो फ़ाइल होती है जिसमें आप वो पेजेस भी स्पेसिफाई करते हैं जो आप चाहते हैं कि सर्च इंजन को नज़र आएँ, और वो पेज भी स्पेसिफाई करते हैं जो आप चाहते हैं कि नज़र ना आएँ।
अब सवाल ये पैदा होता है कि आप क्यों चाहेंगे कि कुछ पेजेस नज़र ना आए। तो उसकी बहुत सी रीज़न हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका वेबसाइट पे कोई एक पेज है या ऐसी कोई सेक्शन है कि जिसमें आपके कस्टमर्स की, आपके जो है ना उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है, और आप तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके कस्टमर्स की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या उनकी आइडेंटिटी जो है वो गूगल को डिस्क्लोज़ हो। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आप वो वाला पेज जो है वो robots.txt फाइल में स्पेसिफाई करेंगे कि ये पेज जो है ये क्रॉलेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे सेंस बन रहा है मेरी बात का। अच्छा, ये साइट मैप से रिलेटेड ही है कि साइट मैप को जनरेट भी किया जा सकता है। sitemaps.com की वेबसाइट है XML, और इसके अलावा और भी है टूल्स हैं जहाँ पे आप अपना साइट का जो साइट मैप है, वेबसाइट का साइट मैप जनरेट कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड वेबसाइट स्ट्रक्चर के साथ नेविगेशन आ जाती है। नेविगेशन जो है वो तरीक़ाकार है कि आपका जो यूज़र है वो किस तरह से पहले किस लिंक को क्लिक करेगा, फिर किसको क्लिक करेगा और फिर किसको करेगा, तो तब जाके वो अपने रेलेवेंट पॉइंट पे पहुंचेगा। तो ये नेविगेशन जो है ये साइट स्ट्रक्चर की तरह मतलब लॉजिकल होनी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट है और जहाँ पे उसके पास बहुत से आइटम्स हैं, और एक आइटम जो है उसका बॉल पॉइंट पेन्स है। अब ये जो बॉल पॉइंट पेन्स है, इसका जो सेक्शन है ये कहाँ पे होना चाहिए? तो इसका जो एक लॉजिकल वे है वो ये है कि होम पेज तो मेन पेज होता है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट का पेज, प्रोडक्ट के बाद स्टेशनरी, स्टेशनरी के बाद जो है वो बॉल पॉइंट पेन जो है वो आना चाहिए। तो ये एक बड़ा लॉजिकल सा फ्लो होता है, तो इसको हम हायरार्की भी कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल है, हमारे पास ये होम पेज है, ये राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स उस वेबसाइट का सेक्शन था, और उस राइटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसने बॉल पॉइंट पेन जो है वो मेंशन किया हुआ। तो ये भी एक लॉजिकल फ्लो है कि जैसे यूज़र्स को बहुत आसानी होगी, वो एकदम से पिक कर लेगा, अच्छा मुझे बॉल पॉइंट चाहिए है तो मैं पहले राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में जाऊँ और उसके अंदर यकीनन मुझे मिल जाएंगे। तो कॉमन सेंस जो है वो एक थोड़ा सा होना चाहिए आपकी नेविगेशन में। उसके बाद यूआरएल स्ट्रक्चर बड़ा मैटर करता है सर्च इंजन में, क्योंकि सर्च इंजन आपको पता है रोबोट्स यूज़ करते हैं, और रोबोट्स जो है वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, पूरी दुनिया की वेबसाइट्स को क्रॉल करते हैं और फिर उनको इंडेक्स करते हैं। तो अगर आपका यूआरएल है इस तरह का, जैसे यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, तो ये जो यूआरएल है अगर आप देखें तो इसमें कुछ इतना ख़ास सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रोबोट को आप इतना हेल्प नहीं कर रहे हैं कि आपका जो वेब पेज है वो किस बारे में है। देखिए वेब पेज इस पर क्या है, हमें कोई हिंट नहीं मिल रहा कि ये जो वेब पेज है ये किस बारे में होगा। लेकिन अगर आप अपने यूआरएल को इस तरह से करते हैं, जैसे ये mysite.com जस्ट एग्जांपल है, /stationery/paper/a3 paper/economy a3 paper, तो ये पूरा एक लॉजिकल फ्लो है। तो जब आप इस तरह से स्पेसिफाई करेंगे अपने यूआरएल को, तो गूगल के जो क्रॉलर है उसको या उसके रोबोट्स को फ़ौरन हेल्प मिलेगी कि ये जो वेबसाइट पेज है ये किस बारे में है, और फिर उसको ये उस हिसाब से जाके इंडेक्स कर लेगा, और जब कोई यूज़र सर्च करेगा तो आपका पेज शो हो जाएगा। तो इतनी सी बात है। तो इसको हम यूआरएल सेलेक्ट भी कहते हैं। जब वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है तो उसके दौरान में आप ये यूआरएल सेलेक्ट जो है वो आराम से सेट कर सकते हैं। कंसिस्टेंट यूआरएल, आपका जो यूआरएल स्ट्रक्चर है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये उसी से रिलेटेड है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नेविगेशन जो है वो लॉजिकल फ्लो में होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी ये उसी से रेलेवेंट बात है कि आप अगर अपने पेजेस को डिफरेंट कैटेगरीज बना के जब शो करेंगे ना, तो इससे भी गूगल को जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी, और यूज़र्स को भी हेल्प मिलेगी कि कहाँ पे आपका कंटेंट जो है वो मौजूद हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वेबसाइट है, backlinko.com वेबसाइट है, और इस पर ऑफ कोर्स कंटेंट है रिलेटेड टू SEO डिफरेंट थिंग्स। तो इसने एक लॉजिकल फ्लो या सब फोल्डर जो बनाए हुए हैं, जैसे backlinko.com मेन है। अब देखिए गूगल ने इसको अब डिस्प्ले करके दिया है, आगे हब का फोल्डर है, हब के अंदर SEO है। इसी तरह उसने गूगल ने बाकी रिजल्ट्स भी शो किए, backlinko.com हब, फिर उसके बाद SEO का फोल्डर है, SEO के अंदर साइट मैप्स का फोल्डर है, और इसी तरह नीचे अगर आप देखें हब, SEO एंड फंडामेंटल्स का फोल्डर है, इसी तरह डिफरेंट। तो ये डिफरेंट रिजल्ट्स जो हैं वो उसके आ जाते हैं। तो इस तरह के फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करना आपकी वेबसाइट का कंटेंट वो भी उतना ही ज़रूरी है। और अब यहाँ पे अगर आप देखें, जब आप इस तरह के डिफरेंट फोल्डर्स बनाते हैं ना, तो जब जब एक होता है SEO मार्केटिंग हब, जैसे अगर हमने यहाँ पे सर्च किया SEO मार्केटिंग हब और उसके रिजल्ट में यही बैकलिंको की वेबसाइट आई है, तो गूगल ने, आप देखें गूगल ने इसके साथ एक तो मेन पेज का ये शो किया है, और उसके साथ ही उसने शो किया व्हाट इज़ SEO एंड SEO टूल्स एंड सॉफ्टवेयर। उसने बाकी भी जो पेजेस हैं वो भी शो कर दिए। तो ये और प्लस बेनिफिट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट आपका डिस्प्ले हो रहा है।
अब यहाँ पे आप एक छोटी सी एग्जांपल ले लें कि आप किस तरह कैटेगरीज और सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है और उस पर कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि आपकी हेयर एक्सेसरीज, हेयर रिलेटेड हैं, कोई स्किन रिलेटेड है, और आपकी इंडस्ट्री जो है वो भी हो सकती है, कोई लाइक हो सकता है आपका ब्लॉग हो किसी इंडस्ट्री के बारे में, तो उसको आगे फर्दर आप कैटेगराइज कर सकते हैं। हेयर के लिए आप देखिए कैटेगरी हो सकती है हेयर ट्रेंड्स, हेयर केयर, स्किन में भी स्किन केयर एंड एक्ने की कैटेगरीज हो सकती हैं, और इंडस्ट्री में मार्केटिंग की कैटेगरी हो सकती है, इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी हो सकती है। अब आप इनको सब फोल्डर्स के में किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल है, स्लैश ब्लॉग है, आपने ब्लॉग लिखा, स्लैश हेयर, हेयर आपकी मेन कैटेगरी थी, और फिर उसके बाद आप ये कर सकते हैं ब्लॉग हेयर, हेयर के नीचे आप सब पेज या सब फोल्डर ऐड कर सकते हैं जो कि हेयर ट्रेंड्स का होगा। इसी तरह दूसरी आप हेयर कर सकते हैं हेयर केयर के बारे में, या हेयर ट्रेंड्स की जगह हेयर केयर आ जाएगा। इसी तरह सो ऑन बाकी जो है वो भी एग्जांपल्स ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं। तो ये जब आप इस तरह से सब फोल्डर्स बनाएंगे तो ये भी आपकी नेविगेशन को और आपके साइट स्ट्रक्चर को एक लॉजिकल फ्लो जो है वो देगा, और आपका कंटेंट सुपर ऑर्गेनाइज्ड होगा। उसी से रिलेटेड है हमारी ब्रेड क्रम्स नेविगेशन। ब्रेड क्रम्स नेविगेशन जो है वो सेकेंडरी नेविगेशन स्कीम होती है जो कि बताती है आपके यूज़र्स को कि आपकी वेबसाइट पे कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है। ये भी एसईओ फ्रेंडली, यानी ब्रेड क्रम नेविगेशन अगर आप सेट करते हैं तो ये भी एसईओ के लिहाज से काफ़ी फ्रेंडली है। जैसे यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम जाएं, ये दराज की वेबसाइट है और यहाँ पे देखें मेन जो है, जब दराज का पेज ओपन करते हैं तो ये वाली कैटेगरी सामने आती है, और जब इन पे होवर करते हैं ग्रोसरीज एंड पेट्स में तो आगे ये वाली कैटेगरीज आती है, और जब इस स्पेशल कैटेगरी पे जब जाएँ तो फिर ये वाली कैटेगरी आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोसरीज एंड पेट्स पे मैंने क्लिक किया, ओवर किया, और इसमें मेरे पास आए बेवरेजेस, फ्रेश प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन, और फिर मैंने बेवरेजेस पे जब ऐसे क्लिक किया तो उसके बाद कॉफ़ी, टी एंड सो ऑन, ये चीज़ें जो है वो आ गई। तो इनको कहते हैं ब्रेड क्रम्स नेविगेशन, और ये यूज़र्स पर्सपेक्टिव से होती है। और जब इस तरह से आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये भी एसईओ के लिए टेक्निकल आस्पेक्ट से बहुत प्लस पॉइंट है। नो डेड लिंक, ये बहुत ज़रूरी है। डेड लिंक्स जो है वो ये होते हैं कि आपके पेजेस जो हैं वो किसी वजह से डिलीट हुए या अपडेट नहीं हुए, आउटडेट हो गए, कोई भी चीज़ है, और लेकिन अब वो चूँकि रजिस्टर्ड हुई हुई है, वो लिंक ऐड हुआ हुआ है और आपने बाद में किसी वजह से डिलीट कर दिया, लेकिन वो अभी भी रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं शो हो जाता है। तो जब यूज़र जो है ऐसे पेजेस को जब वो विज़िट करता है तो आगे से उसके पास एरर आता है 404 एरर। 404 एरर जो है वो ये होता है कि व्हेन योर पेज इज़ नॉट एग्जिस्टेंट, यानी आपका पेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि आपको जो 404 एरर पेज है ना उसको एडजस्ट करना चाहिए। साइट पे ऐसे पेजेस आ जाते हैं तो इनको हम डेड लिंक्स भी कहते हैं। तो एसईओ के लिहाज से आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा डेड पेजेस जो हैं वो नहीं होने चाहिए। अगर आपका कोई पेज ऐसा है जो डेड लिंक हो चुका है तो आपको चाहिए कि वहाँ उस पेज पे डाइवर्जन लगा दें। मींस आप वहाँ पे लगा दें कि द पेज डज़ नॉट एग्जिस्ट और प्लीज़ क्लिक हेयर, या कोई ऐसी कॉल टू एक्शन लगा दें, कोई ऐसी चीज़ लगा दें कि यूज़र्स उस पेज पे फ्रस्ट्रेट ना हो, वहाँ से बैक ना जाए, वहाँ से ही डायरेक्ट क्लिक करके फिर किसी और पेज पे चला जाए। तो इस तरह से आपको मैनेज करना चाहिए डेड लिंक्स को। उसके बाद हमारी टेक्निकल एसईओ में है एसएसएल। एसएसएल बेसिकली सिक्योर सॉकेट्स लेयर होती हैं। ये एक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है जो कि बेसिकली इंक्रिप्शन रिलेटेड होती है कि आपका वेब सर्वर और आपका जो ब्राउज़र है उनके दरमियान में इंक्रिप्शन बनाता है। तो ये आप यूँ समझ लें कि वो वेबसाइट्स होती हैं जो कि बहुत सिक्योर होती हैं। गूगल ने 2014 में अनाउंस किया था कि हम हर वेबसाइट को HTTPS जो है वो देखना चाहते हैं, यानी सिक्योर देखना जो है वो चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मैंने सर्च किया स्मार्ट वॉचेस, तो स्मार्ट वॉचेस के रिज़ल्ट में जो मेरे पास वेबसाइट्स आई हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HTTPS HTTPS HTTPS, यानी रिज़ल्ट्स में वो वेबसाइट्स आती हैं जो HTTPS की हैं रादर देन HTTP की। ठीक है, पहले जो वेबसाइट्स होती हैं जो वेबसाइट सिक्योर नहीं होती हैं वो HTTP होती हैं, और जो सिक्योर होती है जिन्होंने SSL सर्टिफिकेट लिया होता है तो वो HTTPS होती हैं। और ये टेक्निकल एसईओ के लिहाज से गूगल इन्हीं को रैंक करता है, प्रेफर करता है। क्विक एंड फास्ट पेज लोडिंग, ये तो कोई भी नापसंद नहीं करता। हर पर्सन यही चाहता है कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ फ़ौरन वेबसाइट जो है वो लोड हो जाए। तो रिसर्च में बताया गया कि तकरीबन 53% के जो वेबसाइट विजिटर्स थे वो वेब पेज को छोड़ जाते हैं अगर उनका पेज जो है वो 3 सेकंड्स के अंदर ओपन ना हो।
और इसी तरह बाकी रिसर्च जो है वो भी ये शो करती है, लेटेस्ट रिसर्च भी ये शो करती है कि जैसे ही आपकी वेबसाइट एक्स्ट्रा सेकंड्स लेती है तो आपका जो कन्वर्जन रेट है ई कॉमर्स वेबसाइट पे, बिज़नेस वेबसाइट से, वो ड्रॉप हो जाता है 0.3%। यानी जितना पेज ज़्यादा टाइम लेगा तो पीपल जो है या यूज़र जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो आपकी वेबसाइट को छोड़ के दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं, क्योंकि वो ऑफ कोर्स हर कोई जल्दी में है, वो क्विक रिजल्ट्स चाहता है। तो इसलिए जो स्लो पेजेस होते हैं, गूगल को भी पता है कि वो ज़्यादा डिज़ायर्ड नहीं है। सो इसलिए वो उन पेजेस को प्रेफर करता है, गूगल का क्रॉलर या रोबोट्स या रैंकिंग सिस्टम कि जो कि फास्ट लोडिंग होती है। तो इसलिए आपको इस पेज पे इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा काम करना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो फास्ट लोडिंग हो, यानी उसकी जो लोडिंग है वो क्विक हो जाए, ज़्यादा वेट ना करना पड़े। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मोबाइल फ्रेंडली की है। ये आपकी जो वेबसाइट है वो ऐसा ना हो कि डेस्कटॉप के लिए तो बहुत अच्छी लोड होती है, लेकिन जब वो मोबाइल पे जाती है, मोबाइल पे यूज़र्स खोलते हैं तो वो बिल्कुल हैप्पैज़र्ड किस्म की और कोई ऐसी प्रॉपर डिफाइंड उसका स्ट्रक्चर नहीं होता। तो यहाँ पे आपको पता है कि दो तरह के स्ट्रक्चर थे, हमारा मोबाइल वर्जन अलग होता है, डेस्कटॉप वर्जन वेबसाइट का अलग होता है। तो जब आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करें तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या मोबाइल के मुताबिक प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ है। अभी तो बल्कि लेटेस्ट ट्रेंड ये है कि जब वेबसाइट डिज़ाइन होती है तो पहले मोबाइल वर्जन होता है और फिर डेस्कटॉप वर्जन जो है वो डिज़ाइन होता है। और इमेजेस जो आप ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे टेक्निकली उनकी जो टाइप होती है वो आपने ज़रूर जो है वो वहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में उसको रखना है। जेपीजी है, पीएनजी है, और उसके अलावा जो पिक्चर्स का साइज़ है वो जितना कम होगा, लाइट वेट होगा। लाइट वेट का मतलब ये नहीं है कि उसकी जो रेजोल्यूशन है वो कम होगी, लाइट वेट उसका जो ओवरऑल जो साइज़ है वो आपने देखना है। तो जितने लाइट वेट इमेजेस होते हैं पेज लोडिंग में उतनी ही हेल्प मिलती है, जल्दी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत से टूल्स हैं, जैसे ये ऑप्टिमिज़िलिया है, इमेज ऑप्टिमाइजर्स हैं, स्मश है, ये बहुत से कुछ ऐसे प्लगइन्स भी हैं, कुछ टूल्स भी हैं जो आपकी पिक्चर्स को एसईओ के मुताबिक ऑप्टिमाइज़ करके आपको दे देते हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद डुप्लीकेट कंटेंट जो है, आपकी वेबसाइट पे डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट कंटेंट का मतलब है कि आपने वही कीवर्ड जो है, इसको कीवर्ड कैनिबलाइजेशन भी हम कह सकते हैं, कि एक पेज पे भी वही कीवर्ड्स आपने यूज़ किए हुए हैं, वही कंटेंट यूज़ किए हुए, दूसरा वेबसाइट का दूसरा पेज बनाए वहाँ पे भी वही यूज़ किए। तो जब गूगल उसको रैंक करेगा तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़ होगा कि कौन सा पेज जो है वो बेस्ट है, किसको रैंक करें। तो ये चीज़ें जो है वो एसईओ के पॉइंट से नेगेटिव जाती हैं। सो आप उसके लिए कुछ टूल्स यूज़ कर सकते हैं। एसईओ ऑडिट टूल है, सैमरिश साइट ऑडिट है। ये जब आप अपनी वेबसाइट्स में सबमिट करवाएंगे तो ये आपको कॉमन इश्यूज़ निकाल के दे देगा। डुप्लीकेट, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, 2 पेजेस हैव डुप्लीकेट कंटेंट इशू, वो उसने बताया। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये डुप्लीकेट कंटेंट जो है वो आप रिमूव करें। और इसके अलावा ये वही सैमरिश है, इसमें जब वेबसाइट आप अपनी करेंगे तो ये आपको काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेगा। आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट पे क्या इश्यूज़ हैं, कहीं पे वर्ड काउंट कम है, क्या इशू डुप्लीकेट है, तो ये ऑडिट करके आपको दे देगा। इसके अलावा और बहुत से एडिट टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जैसे डुप्लीकेट कंटेंट जो है वो यूज़ हुए। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई क्यूरी है तो प्लीज़ उसको पोस्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।